हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो पे लेके आया हूँ क्लास 11 की जो बायोलॉजी है, उसकी जो यूनिट 1 जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने यूनिट 1 में जितने भी चैप्टर हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये चारों मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया है। जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो वो जाके मेरे यूट्यूब के चैनल को बढ़िया से देख के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए, इसमें हम लोग जितने भी पढ़े उसको डिस्कस करेंगे। उस सारे क्वेश्चन को जब आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये लाइन बाय लाइन पढ़ना एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट होता है, और ये क्वेश्चन को जब आप डील कीजिएगा, एक तरह का एक प्रैक्टिस सेट हो गया जो आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में डील करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पहले चैप्टर को, जो हम लोग का टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, और इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को डील करेंगे। तो अब देर नहीं करते हुए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जब भी किसी भी समय वीडियो अपलोड करूं तो वो आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उसको देख सकें और आप लोगों को नॉलेज भी गेन हो। चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे करके 50 क्वेश्चन जो टॉप मैं लेके आया हूँ उसको डिस्कस करते हैं। और ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है, इसमें कुछ नीट के भी क्वेश्चन हैं जो पुराने ईयर्स में आए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने भी बनाया, तो सब मिक्सअप करके मैं बनाया हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये आपके स्क्रीन पे आएगा पहला सवाल, करोड़पति की तरह। ओके, चलिए जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में जो 4 लाइनें हैं, इनमें से आप लोगों को जो करेक्ट मैच है उसको सेलेक्ट करना है। सब एक लाइन का सबका डेफिनेशन है। जैसे फर्स्ट लाइन पढ़िए, इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल नंबर, तो क्या उसे म्यूजियम कहते हैं। फिर सेकंड नंबर में, अ लिस्ट दैट एनुमरेट्स मैथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या उसे की कहते हैं। नंबर 3, a place where dried and pressed plant specimen mounted on sheets are kept number, उसे हर्बेरियम कहते हैं। और a booklet containing a list of characters and their alternate which are helpful in identification of various सेक्शन, क्या उसे कैटलॉग कहते हैं। तो ये जो 4 लाइनें हैं, इन सभी में आप लोगों को चूज़ करना है कि करेक्ट डेफिनेशन किसका है। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो गया है, 3 वाले में जो सीट्स है उसके जगह में सीट्स होगा, यहाँ पे सीड नहीं होगा, यहाँ सीट्स होगा। ये जी स्पेलिंग है, ठीक है, ये सीट होगा, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब बताइए कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। कुछ समय मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग आराम से सोच लीजिए। अब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे लगता है अब इतने देर में सबका सही सवाल आ गया होगा, सबको सही जवाब मिल गया होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें 2 करेक्ट है, एक ये नंबर 1 एक करेक्ट होगा कि इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल, ये इसको हम लोग म्यूज़ियम कहते हैं, ये सही है। फिर उसके बाद हम लोगों का आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या सही है। आगे में देखते हैं, ये जो है ये गलत है, ये कैटलॉग होता है। जो लिस्ट जो मेथोडिकली एनुमरेट होता है उसे हम लोग कैटलॉग कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेन ऑन सीड्स आर केप्ट, तो ये आपका सही है, ये हर्बेरियम हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने जो पढ़ाया है वीडियो में लिविंग वर्ल्ड में, उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि हर्बेरियम को जो किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को जो सीट में रखते हैं वो किस तरीके से रखते हैं, उनका प्रोसेस होता है ड्राइड करके, प्रेस करके। तो ये उससे आप लोग पकड़ सकते हैं कि हाँ ये सही है। फिर चौथे नंबर में आते हैं, तो ये भी गलत है,
क्योंकि ये जो बुकलेट कंटेनिंग का बात कर रहा है वो रियल में की होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने दूसरे सवाल पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड्स डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन ए डेटा ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम्स, हाइट ऑफ द प्लांट। तो इसमें यह है कि आप लोग को बताना है कि जो हर्बेरियम सीड्स होते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ भी सीड्स होगा, ये मिस प्रिंट है। मैंने जिसे क्वेश्चन प्रिपेयर करने को कहा था वो क्वेश्चन प्रिपेयर करके दिया था, 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, तो उस पर मिस प्रिंट उसने कर दिया था। उसे बायोलॉजी का नॉलेज है नहीं, तो वो उसे गलती हो गई, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो ओवरऑल नॉलेज से मतलब है। चलिए, तो इसमें क्या है कि हर्बेरियम सीड्स में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसमें सब होगा, डेटा कलेक्शन होगा, नेम ऑफ कलेक्टर होगा, लोकल नेम्स होगा, लेकिन हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे कि हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होता, बाकी वो तीनों होगा। चलिए अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, ये तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसमें आप लोगों को जो जितने स्टेटमेंट है ए से लेके डी तक, ये सभी को पढ़ना है, और इसमें 2 करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि 2 करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। Photoperiod does not affect reproduction in plants. Binomial nomenclature system was given by R.H. Whitaker. In unicellular organism, reproduction is synonymous with growth. चलिए कुछ समय मैं आप लोगों को देता हूँ पढ़ने के लिए। तो इसमें देखिए, इसमें अब आप ही लोग सब लोगों का करेक्ट आंसर आ गया होगा। अब मैं आंसर बताता हूँ। इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट लाइन है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ये करेक्ट है। ये मैंने पढ़ाया हुआ भी है। अब आते हैं सेकंड लाइन में, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये गलत है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। फोटो पीरियड क्या है कि ओवरऑल प्लांट के जो एक्टिविटी है उनको अफेक्ट करता है। ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब आते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच विटेकर। नहीं, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आर एच विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि मैं आप लोगों को अगले वीडियो में जो मैं लाऊंगा उसमें क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। वो 5 किंगडम मैं बता देता हूँ, मोनरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये करेक्ट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो ग्रोथ के साथ चलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? तो इसमें क्या है कि नोमेनक्लेचर का मैंने बताया हुआ है कि उसके कुछ यूनिवर्सल रूल बनाए हुए थे। अब इसमें पढ़ते हैं कि वो जो लाइन है कौन से अगेंस्ट जाता है रूल के। एक एक करके लाइन पढ़ेंगे। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिकाइज्ड, ये तो करेक्ट है, ऐसा होता है। फिर अलग पढ़ें, अगला लाइन, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, ये भी सही है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेजेस, नहीं ये गलत है, एनी लैंग्वेजेस में लिखेंगे। अभी देखिए ये जो मैंने ऊपर लाइन में करेक्ट किया, इसमें देखिए कॉन्ट्रैरी खुद हो जा रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिटन इन लैटिन, तो एनी लैंग्वेजेस में कैसे लिखा हुआ रहेगा, बहुत यूनिवर्सल रूल है कि वो लैटिन में ही होगा। चौथा लाइन पढ़ते हैं, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, जी ये करेक्ट है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया, वो करेक्ट आंसर है इसका सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, अब इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है।
एक एक करके पढ़ लीजिए। म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Key is a taxonomic aid for identification of specimens. Herbarium houses dried, pressed and preserved plant specimen. Botanical gardens have collection of living plants for reference. ठीक है करके आप लोग पढ़ लीजिए। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही इसको डिस्कस किया था हर्बेरियम और की के बारे में, तो आप लोगों को इजी होगा इसको डील करने में। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ये ए जो है, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। म्यूजियम में जो प्लांट और एनिमल का स्पेसिमेन होता है, फोटोग्राफ्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया करेक्ट में। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। अब हमें बताना है कि टोमेटो और पोटैटो में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो किस लेवल में मैक्सिमम होंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों का आंसर आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फैमिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स is scientifically correct named correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly described। इसका आप बताना है आंसर। ये चारों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो साइंटिफिकली करेक्ट नेम मिला है, करेक्टली प्रिंटेड हुआ है और उसको करेक्टली डिस्क्राइब भी किया गया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, एक एक करके लाइन पढ़ लीजिए। ए का मोस्का डोमेस्टिका, कॉमन हाउस लिजर्ड इज अ रेप्टाइल। प्लाज्मोडियम फ्लेविपेरम इज अ प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। यहाँ भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे फ्लेविपेरम होगा, फ्लैक्सी नहीं होगा। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। सी में डिग्रीज ऑफ द इंडियन टाइगर विल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। फिर उसके बाद डी है ई कोलाई, फुल नेम एंटामोइबा कोलाई, अ कॉमनली ऑकरिंग बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। चलिए अब इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट जो है इसका बी हो जाएगा। ई कोलाई का फुल फॉर्म एंटामोइबा कोलाई तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो एस्चेरिया कोलाई होता है। गिर फॉरेस्ट में लायन होते हैं, टाइगर होंगे ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। मस्का डोमेस्टिका जो है वो कॉमन हाउस लिजर्ड होगा ही नहीं, तो ये तीनों गलत है और इसमें निकलता है इसका आंसर बी। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अरे यहाँ पे तो फिर से मिसप्रिंट है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 होना चाहिए था, पर यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए कोई नहीं, इसको ही डिस्कस करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ओवरऑल हम लोग को नॉलेज से मतलब है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब हम लोग को इसमें बताना है कि जो पर्टिकुलरली एनिमल है इनका सामने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी दिया हुआ है, तो हम लोग बताना कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, टाइगर टिग्रिस स्पेसीज, कैटल फिश मोलस्का क्लास, ह्यूमंस प्रीमेट फैमिली, हाउस फ्लाई मुस्का ऑर्डर। तो ये हम लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा, कौन करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें करेक्टली मैच्ड हैं ए, जो टिग्रिस होते हैं वो स्पेसिस को करते हैं, जैसे पैंथेरा टिग्रिस, तो टिग्रिस स्पेसिस को, पैंथेरा जीनस को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक बताना। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन विट्रो। B, increase in mass from inside only. C, perception of events happening in the environment and their memory. D, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally। अब इसमें बताना है एक्सक्लूसिव।
ठीक है, वो बताना कैरेक्टर, इसका एक्सक्लूसिव क्या होगा। तो एक्सक्लूसिव इसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो तो वो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा ये सी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। जो इन्वायरमेंट में इवेंट्स हैपनिंग कर हो रहे हैं, उनका जो परसेप्शन हो रहा है, उनका जो हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो लिविंग थिंग का एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, मीन्स सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है कि क्या होता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंडियन कोड ऑफ बॉटेनिकल नंबर्स, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। तो पहले क्या नहीं होगा वो हटा देते हैं। इंडियन कांग्रेस तो होगा नहीं, इंडियन कोड भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इंटरनेशनल के द्वारा बनाया हुआ है। इंटरनेशनल कांग्रेस भी नहीं होगा, तो जो जो नहीं होगा हटा देंगे, तो जो होगा वो बचेगा, समझ जाएंगे यही करेक्ट है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये आप लोग अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में अच्छे से अपने वीडियो में बताया हुआ है। तो लिविंग वर्ल्ड पे आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके, आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी unexceptionally distinguished from the living things on the basis of their ability for। अब इसमें हम लोगों को बताना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग से कैसे अलग होते हैं, उनमें क्या ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसमें ये बताना है कि ऐसा करेक्टर लिविंग थिंग्स का बताना है जो कि मैंने कि लर्न लिविंग थिंग में पाया ही नहीं जाएगा कोई सी भी तरह, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन वाला केस मैंने अपने अच्छे से मैंने वीडियो में बताया हुआ है, वो आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ। वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा टाइम का भी आप लोगों को लगेगा क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्पॉन्सिबलनेस टू टच। ओके, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बॉटेनिकल गार्डन इज डैट। अब बॉटेनिकल गार्डन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना है, ये तो काफ़ी इजी है। बॉटेनिकल गार्डन में आप लोग जानते हैं कि क्या उसका इंपॉर्टेंट, दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, ये तो होगा ही नहीं, रिक्रिएशन की कैसे आ जाएगा। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, नहीं, वहाँ एनिमल भी होते हैं। दे अलाउ एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ जम्प प्लाज्म, ये सही है। दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, नहीं, ये नहीं है सही। नेचुरल हैबिटेट में तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी। चलिए इसका करेक्ट आंसर हम लोगों को मिल गया सी। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जर्नल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस। अब इसमें हम लोग को बताना है कि जीनस के कंपैरिजन में लेस जर्नल क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेसिस। ये सब जो मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे आपके नीट के हैं, जो प्रीवियस ईयर के मैंने लिए हैं। आगे में कुछ क्वेश्चन आएंगे जो मेरे खुद के बनाए हुए रहेंगे, ये अभी तक नीट के हैं, तो इसको आप लोग फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख के फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और अच्छे से समझिएगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हुई है, अच्छे से समझना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक मेथड होता है, ट्रिक होता है ना, वो सबको आना चाहिए, वो ज़रूरी है वो, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं भी आ रहा तो आपको अगर एलिमिनेशन मेथड आता है तो उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैप्शन इज़ द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ। अब इसमें हम लोगों को बताना है जो ग्रुप हम लोग बनते हैं उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टैक्सोनॉमी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। लीनियस इज क्रेडिटेड विथ। अब बताना है कि जो लीनियस थे, कार्लोस लीनियस, उनको क्या चीज़ का क्रेडिट, माने वो क्या दिए थे ऐसा कि उनको क्रेडिट दिया जाता है उस चीज़ का। तो उन्होंने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये तो होगा नहीं, बट सर्कुलेशन का डिस्कवरी नहीं, माइक्रोस्कोप नहीं, बायोजेनेसिस नहीं,
बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये भी मैंने अपने वीडियो में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। कहा था ना कि लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैंने वहाँ लाइन बाय लाइन बनाया था, अभी देखिए नीट में भी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं। एनसीईआरटी को आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आप लोग का डेफिनेटली कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी होते हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि कैसे कैसे क्या क्या होंगे, जो किंगडम से डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली से शुरू होकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्राइब जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं ना, ये पुराने एनसीईआरटी में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, अभी नए वाले में नहीं मिलेगा, नहीं पुराने वाले में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये भी मैंने लाइन में पढ़ाया था अपने वीडियो में, अच्छे से पढ़ाया हुआ। अगर कोई मेरे वीडियो को देख के ये वाली क्वेश्चन वाली वीडियो देख रहा होगा तो वो इजीली सॉल्व कर देगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसे बोलते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग कहते हैं अर्नेस्ट मेयर को। ओके, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ी पानी पी लेता हूँ, क्योंकि बोलते बोलते गला सूख गया मैंने। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द कैरेक्टर्स टू डिफाइन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग को कैरेक्टर्स बताना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने में क्या क्या कैरेक्टर यूज होते हैं। ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट ये भी होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव एनी एक्सेप्शन। अब बताना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा कैरेक्टर को एक्सेप्शन नहीं है, माने कि वो नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, वो 100% सिर्फ लिविंग में ही होगा। तो ये क्या है, ग्रोथ का एक्सेप्शन होता है, मेटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिज्म का नहीं होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का बताइए बताइए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि नहीं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं होता है, रिप्रोडक्शन का होता है, और कॉन्शियसनेस का भी नहीं होता। तो ये तीनों के इनका हो जाएगा बी, सी एंड ई, ये तीन स्टेटमेंट इनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, और ये एक्सेप्शन क्या है, क्या अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आप लोग से इजी सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा वहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, among which are the defining property of living organism। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताना, वो जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया उसी का ये दूसरा पैटर्न। सेम मीन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होंगे जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन का होगा, ग्रोथ का होगा, कॉन्शियसनेस का नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ये नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मेटाबॉलिज्म मीन्स। अब इसमें बताना है कि जो मेटाबॉलिज्म जो वर्ड आप लोगों ने सुना होगा उसका मतलब क्या होता है आखिर। तो ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन बॉडी वो होता है, या फिर इट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल रिएक्शन, अ बायोलॉजिकल रिएक्शन, और साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। बताइए, साइंटिफिक नेम तो नहीं होगा, बायोलॉजिकल रिएक्शन तो होता है, ये करेक्ट करेंगे। फिजिकल रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि ये बॉडी में होता है, ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रॉपर आंसर क्या होगा इसका, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन जो है वो भी होता है, जितने तरह केमिकल रिएक्शन होंगे बॉडी में सब मेटाबॉलिज्म होंगे, तो मोस्ट प्रॉपर अगर आंसर जाएगा तो वो जाएगा ए। ओके, मोस्ट प्रॉपर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो बाय इंटरनली, नॉन लिविंग कैन ऑल्सो ग्रो बाय एक्सटर्नली, रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस इन अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑलवेज ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है कि क्या है।
देखिए अब इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है पहले, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रो होगा वो इंटरनली होता है, नॉन लिविंग में एक्सटर्नली ग्रो होता है, मीन्स जो मटेरियल होते हैं उनका एकोमोडेशन होता है तो वो बढ़ते रहता है उनका साइज, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है नॉन लिविंग में कह सकते हैं कि नहीं होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होगा तो ये गलत है। मेटाबॉलिज्म जो है हमेशा लिविंग में ही होगा, ये अभी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि ये एक्सेप्शन नहीं होता इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। आप बायोडाइवर्सिटी का आप लोग को मतलब बताना है क्या होता है वो। द टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये होता है। या फिर अ टाइप ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम तो नहीं होता है, ये तो सुना ही नहीं है। अ प्लेस वेयर एयर लैंड एंड वाटर इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसको तो बायोस्फीयर कहते हैं, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नोमेनक्लेचर मीन्स। अब बताना है कि नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है। चलिए पढ़ लीजिए अच्छे से ए बी सी डी को। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नोमेनक्लेचर का मतलब होता क्या है। तो नोमेनक्लेचर का बेसिकली मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसको साइंटिफिक नेम देना, ठीक है, उसी को नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और ऑर्गेनिज्म को फाइंड करना वो तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, कैटेगराइज करना क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अब तो होगा ही नहीं, तो ये इसका आंसर चला जाएगा ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नीट में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की, तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जरूर डिस्कस करें, जरूर सॉल्व आउट करें। हो सकता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आप लोगों को एक आइडिया भी मिलेगा कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। जाहिर सी बात है इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल गार्डन। यही होगा? नहीं, ये नहीं होगा। एक्चुअली इसमें देखा जाए तो इसका करेक्ट फुल फॉर्म लिखा हुआ ही नहीं है। खैर हम लोग को पता है इसका करेक्ट फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके चलिए यहाँ पे सब गलत है तो इसको हम लोग मिस प्रिंट बोल के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICZN। अब ICZN के बारे में बताना है, ये डिस्कस नहीं किया कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा जैसे कि IC से पता चल जाएगा इंटरनेशनल कोड। अब देखना है हम लोगों को कि इसमें इंटरनेशनल कोड कहाँ लिखा हुआ है, एक ही में लिखा हुआ है। तो ZN से खुद दिमाग लगाना कि जेड से जूलॉजिकल, जब वहाँ B से बायोलॉजिकल है यहाँ तो जूलॉजिकल होगा। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज़ विच टू कंपोनेंट्स। अब जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म उसमें कौन से दो कंपोनेंट होते हैं, ये मैंने अपने वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। क्या उसमें किंगडम और ऑर्डर नेम होगा? नहीं। फैमिली एंड क्लास नेम होगा? नहीं। जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट होगा या स्पेसिफिक एपिथेट और जेनरिक नेम होगा, क्या होगा बताइए। तो हम लोगों को पता है कि जो पहला नाम होगा वो जेनरिक होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, पहला वाला भी गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। देखिए फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया है? तो हम लोग को अभी पढ़ के आए हैं, कार्लोस लिनियस, उन्होंने दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन मैंगो। अब इंडियन ओरिजिन जो मैंगो होते हैं जो यहाँ पाए जाते हैं उनका साइंटिफिक नेम बताना है। बताइए क्या होगा? पैंथेरा लियो होगा? नहीं होगा। लियो तो पता ही है हम लोगों को कि लियो जो होता है वो लायन को बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी होगा? वो नहीं होगा, ये ईस्ट का साइंटिफिक नेम है। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये तो पोटैटो हो जाता है। तो क्या बचा? बच गया मैग्नीफेरा इंडिका।
ठीक है, तो मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। इंडिका से माने इंडियन ओरिजिन पता चला, बाकी ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का यूनिवर्सल रूल बताना है हम लोगों को कि क्या होता है। तो पढ़ते हैं पहले, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली in Latin and written in italics. The first one in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the words in a biological name should be separately underlined or printed in italics. The first word denoting genus starts with capital letter and second letter represent specific epithet starts with her small letter. इसमें बताना है कि क्या होगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है रूल को तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे जो जितने बात लिखे हैं ये सभी करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज क्लासिफिकेशन मीन्स। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो अभी हम लोग आपने थोड़ी देर पहले वो जो नोमेनक्लेचर है तो उसमें तो एक लाइन में मैंने बताया ही था कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है एक प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाकी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नेम द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक हैबिटेट इन विच मैनर। ये हैबिटेट नहीं होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ एपिथेट हो जाएगा। स्क्रीन में लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है यार। चलिए कोई नहीं, मैं ये प्रॉब्लम भी झेल जाऊंगा, मेहनत करूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को, ताकि नॉलेज मिल सके, करेक्ट नॉलेज। चलिए बताइए, मैंने अपने वीडियो में अच्छी तरह से बताया हुआ है कि जब भी कोई ऑर्थर जो स्पेसिस को फाइंड आउट करता है उसका नाम कैसे लिखा जाता है। मैंगीफेरा इंडिका लीन। ओके, ये होता है, ये करेक्ट तरीका होता है, क्योंकि आगे वाला स्पेसिस है तो वो तो कैपिटल में होगा, ये सॉरी जीनस है कैपिटल में होगा, ये हो गया स्पेसिस स्मॉल में होगा, और लीन ये एब्रीवेशन फॉर्म में रहता है, ये रहेगा लीन, 4 वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज टैक्सोनॉमी मीन। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है। तो टैक्सोनॉमी का हम लोगों को मतलब बताना है। ठीक है, थोड़ा मैसेज डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी का बेसिकली मतलब क्या होता है हम लोगों को ये बताना है। अभी तक आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा इस क्वेश्चन को, और कुछ लोगों को करेक्ट आंसर भी पता होगा। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, यही होता है टैक्सोनॉमी का, तो इसका करेक्ट आंसर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अब जो टैक्सोनॉमी हम लोग करते हैं तो उसका बेसिक क्या है। कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन ये भी होता है, क्लासिफिकेशन ये भी होता है, नोमेनक्लेचर ये भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हुज पब्लिकेशन नेम इज सिस्टेमा नेचुरे। अब कोई एक साइंटिस्ट है जिनका पब्लिकेशन हुआ था एक बुक, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। तब आप लोग को बताना है कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर दीजिएगा। वो साइंटिस्ट थे, फेमस नाम जो तभी से कई बार आ चुके हैं, कार्लोस लिनियस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट कम्स आफ्टर द किंगडम। अब किंगडम के बाद क्या आता है ये बताना है। तो हम लोग को पता है, पहले किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेसिस। और यहाँ पे फाइलम हो गया एनिमल के लिए, अगर प्लांट रहा तो वो डिवीजन हो जाए। ओके, तो किंगडम के बाद क्या आया, फाइलम। फाइलम डिवीजन कहाँ है, ए में, तो करेक्ट आंसर ये, बाकी ये गलत, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। लायन का साइंटिफिक नेम क्या है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, जिसमें आम का पूछा था, पैंथेरा लियो। टिग्रिस से टाइगर हो जाएगा, ट्यूबरोसम से
आलू हो जाएगा, इंडिका से आम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों होंगे नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंथेरा लियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट, अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो करेक्ट होंगे, क्योंकि इसको भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसमें कौन दो कंपोनेंट होते हैं। तो किसी भी साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें क्या होगा, तो उसमें जीनस होगा और स्पेसिफिक एपिथेट होगा। ठीक है, स्पेसिस एपिथेट और जीनस हो जाएंगे, दो चीज़ होंगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ए और सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम, द वर्ड ट्यूबरोसम रिप्रेजेंट। अब बताना आप लोगों कि सोलेनम ट्यूबरोसम जो है साइंटिफिक नेम, पहले ये बताइए किसका साइंटिफिक नेम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो ट्यूबरोसम है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग जानते हैं जब पहला वाला जीनस करेगा, ये किया जीनस को, तो ये करेगा स्पेसिस को, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेसिस कर डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कैट एंड टाइगर। अब कैट और टाइगर के बारे में आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि उसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है दोनों के बीच में, कि क्या वो एक ही फैमिली में आते हैं, या एक ही जीनस में, या एक ही स्पेसिस है, या नन ऑफ दी अबव। तो जो एनसीईआरटी पढ़े हैं लाइन बाय लाइन, तो उनको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कैट और टाइगर जो हैं वो दोनों एक ही फैमिली में आते हैं, भले उनका जीनस अलग हो जाएगा, ठीक, स्पेसिस भी अलग होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, लेकिन फैमिली उनका ये एक ही होगा, तो इनका करेक्ट आंसर होगा ए। याद रखिएगा, जो कुत्ता और बिल्ली, कैट ए नॉट कुत्ता, सॉरी सॉरी, कैट बिल्ली और टाइगर शेर, कहते हैं ना बिल्ली मौसी, तो वो दोनों एक ही फैमिली में होते हैं। ओके, बाद में अलग हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द डॉग कम्स अंडर विच फैमिली। अब बताना है कि जो डॉग है वो कौन से फैमिली में आते हैं। इसे देखिए, आपको क्वेश्चन जो दिख रहा होगा स्क्रीन में, इसे आप लोग पहचान भी सकते हैं कि जब कोई नाम है तो फैमिली कैसे पहचानना है। देखिए कैसे लिखा, सोलेनेसी, फेलेडी, कैनेडी, ई, लास्ट में ई आ रहा है, तो इससे पता चला ये फैमिली का लिखा हुआ। तो डॉग्स किसके अंदर आ जाएंगे, डॉग आ जाएंगे कैनेडी के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, फेलेडी तो होगा ही नहीं, सोलेनेसी भी नहीं होगा, वो तो हो गया वेजिटेबल का, ये तो हो गया कैट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम द फॉलोइंग सिचुएशन कैन ओकर। जब हम लोग यहाँ स्पेसीज बॉटम पे और यहाँ किंगडम में, तो जब हम लोग यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स रिमेन्स इक्वल, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग है, इसलिए ऑफ द ऑल ऑफ द होगा नहीं, पहले इसको हटा दो। ठीक है, अब इसे यहाँ पे ये समझना है कि जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली घटते जाते हैं। ठीक है, इक्वल तो कभी होंगे ही नहीं, कैरेक्टर जब ऊपर जा रहे हैं तो वो घटेंगे, इक्वल होंगे नहीं, अब बढ़ेंगे भी नहीं, तो वो क्या है, घटते जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब हम लोगों को बताना है कि ह्यूमन बींग जो है उनका बायोलॉजिकल नेम क्या है। ठीक है, देखिए पहले क्या नहीं होगा उसको हटाना है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका पता है आम का, मुस्का डोमेस्टिका इसको छोड़ देते हैं, ट्रिटिकम एस्टिमम नाम से ही लगे कि ह्यूमन का नहीं होगा, ये चावल ये सब का आटे का है। ठीक है, उस मने कि उस फैमिली में चला जाता है। अब पढ़ेंगे मुस्का डोमेस्टिका और होमोसेपियन, तो मुस्का डोमेस्टिका नहीं होगा, ये हाउस फ्लाई का होता है, होमोसेपियन हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, एनसीईआरटी पढ़िए, आप लोग से हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस फ्लाई कम्स अंडर विच ऑर्डर। अब हाउस फ्लाई कौन से ऑर्डर में आते हैं, अब ऑर्डर बताना है यहाँ पे, साइंटिफिक नेम नहीं। ठीक है, तो हाउस फ्लाई जो है वो टिप्टेरा में आ जाएंगे। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा जो अच्छे से पढ़ेगा, जो नहीं होंगे उनका भी क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं हो रहा हो, तो इनमें घबराना नहीं है, बल्कि करना क्या है, तो वापस से मेरे जितने वीडियो मैंने बनाए हैं
लिविंग वर्ल्ड पे, उसको जाके अच्छे से देख लेना है बढ़िया से, फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ही, और आप एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स लाइए। कहीं भी लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन होगा, आप लोग से एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस क्या करना है आप लोगों को, मेहनत करना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वीट का साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो वीट का साइंटिफिक नेम जब ह्यूमन वाले में पूछा तो तुम्हें बताया था मैंने, वीट का साइंटिफिक नेम टिटिकम एस्टिबम हो जाए। ये तो होगा ही नहीं, ये तो आम हो गया मैंगीफेरा इंडिका। होमो सेपियन ह्यूमन का हो गया, मुस्का डोमेस्टिका बताया, हाउस फ्लाई का हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो नहीं होगा उसको हटाइए ना, जो होगा खुद भी खुद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बीच अमॉन्ग आर द टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स इन सभी में से कौन है ये बताना है। बॉटनिकल गार्डन होते हैं सॉरी हाँ, तो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, ये भी पढ़ा हम लोगों ने। म्यूजियम होते हैं, हाँ ये भी होते हैं, ये भी पढ़ा हम लोगों ने। हर्बेरियम होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी पढ़ा। जूलॉजिकल पार्क भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जूलॉजिकल पार्क इज अ विच टाइप ऑफ कंजर्वेशन। तो दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं, इन सीटू एक्स सीटू। इन सीटू जो जो जानवर को उसी जगह में कंजर्व करे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, मीन्स नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ समझिए। एक्सिटू मने उन्हें कहीं बाहर ले जाके कंजर्व कर रहे हैं। तो इनमें जूलॉजिकल पार्क क्या होगा, जाहिर सी बात है जूलॉजिकल पार्क शहर में पाई जाता है, जंगल से दूर, तो उनका करेक्ट आंसर होगा एक्सिटू। स्लाइडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा एक्सिटू। बोथ टाइप तो होगा ही नहीं, ये तो चांस ही नहीं। अरे इन सीटू भी होगा ही नहीं, ना नो तो एबो होगा नहीं, तो जो नहीं होगा हटाया, जो जो बचा पता चल गया कि यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट इज स्पेसिमेन स्टोर्ड इन हर्बेरियम। अब हर्बेरियम में जो प्लांट स्पेसिमेन स्टोर किया जाता है किस प्रोसेस से किया जाता है, वो भी मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ अपनी वीडियो में। हमें पता है उसके 3 प्रोसेस थे। ड्राइड, ओहो बार बार एक प्रॉब्लम हो रहा है यार, क्या बात है, कोई बात नहीं आगे बढ़ते। ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व, तीनों होंगे तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हर्बेरियम में तीनों तरीके से रखे जाते हैं, पहले ड्राइड होगा, फिर प्रेस होगा, फिर प्रिजर्व किया जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वीट कम्स अंडर विच फैमिली। अब वीट का साइंटिफिक नेम तो बता दिया, अब बताना है कि वीट जो है किस फैमिली में आएंगे। तो वीट जो आएंगे किस फैमिली में आएंगे, अगर आप लोगों ने चार्ट पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड में, जो मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो उसका बता दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है पोएसिएसी। ठीक है, मस्केडिएसी नहीं होगा, होमिनिडी भी नहीं होगा, एनार्कैडिएसी भी नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर पोएसिएसी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई। अब हम लोग को बताना है कि हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो अगर आप लोग ध्यान से मेरी बातें सुने तो मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में हिंट दिया था कि हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम ये होता है। पहले हम लोग इसमें एलिमिनेशन करते हैं ना। चलिए, टिटिकम एस्टिवम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वीट का है। मैंगीफेरा इंडिका नहीं होगा, ये मैंगो का है। होमोसेपियन नहीं होगा, ये ह्यूमन का है। तो कौन बचा, मुस्का डोमेस्टिका। तो पता चल गया कि यही होगा, तो इसका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ओ शायद यहीं तक ख़त्म हो चुका है। खैर टोटल हम लोग ने 50 क्वेश्चन यहाँ तक डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन हम लोग का जो मिस था तो वो 51 में मैनेज हो गया। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने राइट हुए, अपना खुद का मार्क्स दीजिएगा। और जिनके गलत ज़्यादा हुए हैं तो एक बार फिर से जाके मेरे लिविंग वर्ल्ड के वीडियो को देखिए, बढ़िया से पॉज करके अच्छे से समझे, फिर क्वेश्चन को आके डील करें। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उनका 100% राइट होगा। ओके, तो अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड को डिस्कस कर दिया। अब हम लोग का जो अगला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब उस पर मैं अगली वीडियो जल्द ही आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। और यहाँ तक अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करो तो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तो कोई पैसे तो मांग नहीं रहा आप लोगों से कि मुझे इतने फ़ोन पे करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं।
सिंपल से आप लोगों को करना क्या है, जो सब्सक्राइब का आइकॉन होता है वो दबा देना है, और कुछ नहीं करना। इसमें मुझे लगता है आप लोगों को कोई पैसा भी नहीं लग रहा, कोई मेहनत नहीं, बल्कि मुझे फ़ायदा हो जाएगा। मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और मुझे वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए। ओके, और जिनमें ज़रूरत है उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा किसी भी एग्ज़ाम के पहले। चलिए, टाटा बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चलिए, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। गुड बाय।